हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। हम देख रहे थे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स, और क्लास 12 फिजिक्स में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। और दो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि आवेश किसे कहते हैं, और साथ ही साथ देखे थे बच्चों आवेशों के प्रकार के बारे में। वो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है, आपने देखा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हमने जो लेक्चर नंबर 2 किया, वहां हमने आपको आवेशों के जो मूलभूत गुण होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो बताया था, तीनों के तीनों गुण बताए थे बच्चों। और आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3, जहां हम आपको बताने वाले हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम पढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से उन सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है, वो लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए, ताकि आपको आगे के लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आए। और उनके जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लगातार बोल रहे हैं सर हमको नोट्स चाहिए पीडीएफ में, या फिर जो हम यहाँ स्लाइड्स बनाते हैं उस स्लाइड्स का नोट्स अगर आपको चाहिए बच्चों, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ और स्लाइड्स के फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा। ओके बच्चों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले उन सभी बच्चों से जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उनसे मैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, वो भी अवेलेबल कराएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है बच्चों, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं हमारा वीडियो शेयर करते जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करने बोलेंगे अपने दोस्तों को, ठीक है। आपका प्यार हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा, तो हम भविष्य में बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स, बहुत अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कराएंगे क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स के लिए। ओके, तो चलिए हम बात कर रहे थे किसके लिए बच्चों, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ का। लेक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कूलाम का नियम किसके मध्य लगता है, स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगता है, इसलिए इसको स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। और भी बातें हैं, चलिए हम देखते चलते हैं क्या क्या चीजें आज के क्लास में महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं बच्चों कूलाम के नियम की, कि क्या है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेश। अब यहां दो चीजें हैं, आवेश कैसे हैं, स्थिर हैं। स्थिर है मतलब गतिशील नहीं है, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश को आप समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्लास 11 फिजिक्स में आता है बिंदु वस्तु, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बिंदु वस्तु हमने समझा था वहां कि कोई वस्तु का आकार क्या होता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है, तो उस वस्तु को हम बिंदु वस्तु कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आ गया यहां क्या, बिंदु आवेश। तो समझिएगा, दो बिंदु आवेश, या फिर बोलेंगे दो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसकी तुलना में बिंदु का आकार, आवेश का आकार कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, बिंदु वस्तु बिंदु आवेश कहेंगे। बात समझ में आई है? क्या बोला हमने कि आवेशों का जो आकार होगा वो बहुत ही कम होगा, किसकी तुलना में, किन्हीं दो आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसके बीच की जो दूरी होती है उसकी तुलना में। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बच्चों बिंदु आवेश। तो ये कूलाम का नियम जो है वो लागू होता है, किसके बीच में लागू होता है बच्चों, कूलाम का जो नियम है वो कहां लागू होता है, ये कूलाम का नियम लागू होता है बच्चों किसके मध्य में, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है। तो हम यहां परिभाषित भी कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। बिंदु आवेश को सबसे पहले समझ जाएंगे। बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या होता है, बोलता है नगण्य होता है। नगण्य होता है मतलब ना के बराबर होता है, बहुत छोटे होंगे, जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो ये बिंदु आवेश, ठीक है। अब कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, ध्यान से सुनिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बोलता है लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जो आवेश होंगे ना, उन क्या बोलता है, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्या चीज के बारे में बता रहा है बच्चों, बल के बारे में बता रहा है कि जो भी बल होगा, अगर कोई बल F है तो वो बल
उन आवेशों के परिमाणों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण लाइन मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ये जो बल है, बल कैसी राशि होती है, बल जो होती है वो सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बल की दिशा जरूर होगी। तो बोलता है यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब रेखा जिस दिशा में होगी उसी दिशा में क्या होगा, बल की भी दिशा होगी। आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, ये अगर कोई लाइन है, ये अगर कोई लाइन है तो इसकी दिशा दो हो सकती है, एक इधर और एक इधर। तो हमेशा याद रखना बल की दिशा क्या होगी, रेखा के अनुदिश, मतलब रेखा की दिशा में होगी। ये कभी भी यहां से रेखा से दूसरी ओर नहीं जाएगी, मतलब हम चाहे अंगे अगर कि ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता है, हमेशा कैसा होता है, रेखा के अनुदिश। चलिए हम आपको इसको व्यंजक के साथ में समझाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगी चीजें। हम यहाँ बच्चों दो बिंदु आवेश ले रहे हैं। कितने बिंदु आवेश ले रहे हैं हम, दो। पहला नंबर है Q1 और दूसरा नंबर है बच्चों Q2। दो बिंदु आवेश क्या है हमारे पास में, Q1 और Q2, ये हमारे पास। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का क्या है बच्चों, डिस्टेंस, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लेके चलेंगे स्मॉल r। क्या लेके चलेंगे बच्चों, स्मॉल r। और इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो F मान के चलना। क्या मान के चलना उसको, F। तो देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी स्मॉल r, लगने वाला बल कितना है बच्चों, F है। लगने वाला बल कितना है, F है। तो अगर हम इस परिभाषा के हिसाब से चलेंगे तो देखो क्या आता है, बीच लगने वाला बल बोलता है, तो बीच लगने वाला बल क्या हो गया बच्चों, F। F किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बोलता है। पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश मान लेते हैं क्या चीज है, Q2 है, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। F प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Q1 इंटू Q2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। और दूसरा इक्वेशन बच्चों, ये जो बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1 क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर। 1 क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक काम कीजिएगा, समीकरण नंबर क्या चीज 1 और कहां से, समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, r का स्क्वायर। दोनों को मिलाकर लिखना, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे इसको, ये है F। ये जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, मतलब प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है वो हटाएंगे तो यहाँ इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ये होता है बच्चों K। यहाँ आप स्मॉल k लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, स्मॉल k लगा लेना। ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, और इसको आप नाम देना बच्चों समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्या नाम देना, समीकरण नंबर 3। और ये बल है तो यहाँ आप यूनिट भी लगा सकते हैं। बल का मात्रक क्या लगा लेने, न्यूटन। बल का मात्रक क्या लगा सकते हैं, अगर एसआई मीडियम में देखेंगे तो न्यूटन। अभी नहीं लगाना है तो छोड़ दीजिए, मैं आगे इसको बताता हूँ। ठीक है, इसको हम अभी हटा देते हैं यहाँ से। अब ध्यान से देखते जाएंगे क्या चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको तीन चीजें कि F किसके प्रोपोर्शनल होता है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाता है बच्चों, R का स्क्वायर। ये हमारे पास आता है। फिर हम कैपिटल F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा बच्चों, समीकरण नंबर 3 बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो स्मॉल k है, k ये क्या है, ये बोलता है बच्चों एक अनुपातिक नेतांक होता है। क्या होता है, ये अनुपातिक नेतांक होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कि क्या होता है, एक अनुपातिक नेतांक है। कि जो है एक अनुपातिक नेतांक है। ये चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और k का जो मान है, k का मान किस पर निर्भर करता है, ये माध्यम। k का मान माध्यम, किसका माध्यम बोलता है, एक मिनट। k का मान जो होता है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम और
मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है बोलता है, और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, पद्धति पर निर्भर करता है। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आप सभी बच्चों को बताई। यहां से आप बच्चों दो चीजें याद रखना। मैंने क्या बताया आपको, के का जो मान है किस पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर और मात्रकों की पद्धति पर, और किस पर, मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना अगर आपको क्लियर होगा। समीकरण नंबर 1 में हमने एफ प्रपोजनल टू Q1 Q2 देखा, समीकरण 2 में एफ प्रपोजनल टू 1/r² देखा, फिर जो समीकरण 3 था वो बना हमारा एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन क्या बना बच्चों, r का स्क्वायर। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखना यहीं से समीकरण नंबर 3 से ही हमको आगे बनाना है, ठीक है। तो क्या कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इधर देखना ध्यान से। अभी जो फार्मूला आया बच्चों हमारे पास, वो फार्मूला क्या आया हमारे पास, आया एफ इजिकल टू, कैपिटल एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। ये इक्वेशन नंबर 3 था। मैंने आपको बताया के का मान किस पर निर्भर करता है, माध्यम, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर। तो हम बारी बारी से लेकर चलेंगे बच्चों। सबसे पहले हम यहां माध्यम लेके चलेंगे SI, मात्रक की पद्धति SI पद्धति में। कौन सी पद्धति में बच्चों, SI पद्धति में। के की वैल्यूज हमको देखनी है SI पद्धति में। तो SI पद्धति में, एक मिनट पहले मैं माध्यम लिख लेता हूं ना, या ऐसे भी करेंगे तो सही है, चलिए ऐसे ही चलते हैं। SI पद्धति में, कौन सी पद्धति के लिए बच्चों, SI पद्धति में, SI पद्धति में। यहां हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे जब, ठीक है, किनके मध्य, दोनों आवेशों के मध्य, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, वायु या निर्वात हो। जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, क्या हो बोलता है, दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, मतलब एयर और वैक्यूम। क्या आएगा बच्चों, दोनों आवेशों के मध्य एयर और वैक्यूम आएगा। तब ये जो के है ना, उस के की वैल्यू, स्मॉल के की वैल्यू बच्चों, स्मॉल के की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1/4πε, 1/4πε0। जहां पर बोलता है ε0 को हम क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता। ये होता है बच्चों माध्यम की विद्युतशीलता होता है। और इसकी वैल्यू आप हमेशा याद रखना, 8.854 × 10⁻⁻12, ठीक है। कितना आएगा बच्चों, 10⁻⁻12। ये आता है कूलाम स्क्वायर। क्या आता है बच्चों, ये हमारे पास में कूलाम स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, इसका जो यूनिट है वो आता है बच्चों ε0 का ना, किसका, ε0 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, किसकी वैल्यू, ε0 की जो वैल्यू है ये। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, ये जो के है ना, के का मान 1/4πε0, ये होता है बच्चों 9 × 10⁹। ये कितना होता है, 9 × 10⁹। तो देखिए क्या क्या बताया हमने। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों SI पद्धति में। कौन सी पद्धति में, SI पद्धति में। किसके लिए, जब दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो क्या हो, वायु या निर्वात हो। के की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/4πε, जहां ε0 को माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। ε0 की वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू बच्चों 1/4πε0, 9 × 10⁹ होती है। तो हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, हम यहाँ समीकरण नंबर किस में बच्चों, 3 में, समीकरण 3 में जब वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा, F इजिकल टू के की जगह क्या लगाएंगे हम, 1/4πε0। ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, या हम F इजिकल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। और SI पद्धति में लिख रहे हैं इसलिए मात्रक क्या लगा सकते हैं हम, न्यूटन, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। F इजिकल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसी में दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्या बोलता है बच्चों, जब, ठीक है, K कैपिटल के लिखना, K परावैद्युतांक
के परावर्तकांक का अन्य माध्यम हो, बोलता है कोई अन्य माध्यम हो। कैसा माध्यम? कितना परावर्तकांक वाला? के वाला कोई अन्य माध्यम हो। तो ये जो स्मॉल के की वैल्यू है ना, वो आ जाता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या आ गया? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। दोनों में अंतर है, यहाँ कोई माध्यम नहीं था, वायु निर्वात था, तो नॉट रखे। नॉट का मतलब क्या है? नहीं। नहीं मतलब वहां कोई माध्यम नहीं है। नहीं मतलब क्या हुआ बच्चों? वहां कोई माध्यम नहीं है। अब माध्यम आ गया तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है? यहाँ नॉट, नॉट मतलब नहीं होता है। नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? नहीं, जहां कुछ नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो हमने नॉट लगाया। अब माध्यम आ गया तो के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन को बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन 0 लिख दिया, एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है बच्चों, ये एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता है। ये किसकी विद्युतशीलता है? माध्यम की विद्युतशीलता है। ये माध्यम की विद्युतशीलता है। ओके, क्या चीज है ये? माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो अगर हम ये फार्मूला पुट करेंगे कहाँ? समीकरण नंबर 3 में। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 में तो क्या आ जाएगा हमारे पास? F इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा? R का स्क्वायर। और एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनते जाएंगे सारी बातों को। ये एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट के होती है, जहां के क्या चीज है? माध्यम का परावर्तकांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अगले टॉपिक में हम आपको कवर कराएंगे कि ये कहां से आता है, इसको आपको याद रखना। जबकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है? बोलता है एप्सिलॉन 0 के, तो F इज इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन की जगह में पुट करना एप्सिलॉन 0 के, ये हो जाएगा Q1 और Q2। ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और यहाँ भी न्यूटन। ओके, तो ये था पहला, जब दोनों आवेशों के बीच क्या था? कोई माध्यम नहीं था, वायु निर्वात था तब, और माध्यम आया तो के परावर्तकांक वाला माध्यम था, तो के ऐड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन के। और ये आपको याद रखना है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 की। अभी मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लेके चलूंगा आज के क्लास में, वहां आपको बताऊंगा ये कैसे आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये तो हो गया बच्चों। अब देखिए दूसरा हम कहाँ देखेंगे? CGS पद्धति में। कौन सी पद्धति में बच्चों? CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में भी दो कंडीशंस होते हैं। पहला, जब क्या हो? वायु या निर्वात हो। दोनों आवेशों के बीच क्या हो? जब वायु या निर्वात हो। जब वायु या निर्वात हो तो आप स्मॉल के की जो वैल्यू है यहाँ पास में क्या रखेंगे बच्चों? 1 रखेंगे। तो कहाँ से? जो समीकरण नंबर 3 है, वो समीकरण 3 से जो फार्मूला बनेगा F का, के की वैल्यू 1 हो गई, के की वैल्यू 1 हो गई, तो फार्मूला तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा? R का स्क्वायर। और इधर आप लगा लेना बच्चों न्यूटन की जगह डाइन, क्योंकि CGS पद्धति। कौन सी पद्धति है ये? CGS पद्धति है। ठीक है, ये हो गया। और इसी में अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, जब अन्य माध्यम हो। कैसा माध्यम? के परावर्तकांक वाला अन्य माध्यम हो। ठीक है, वायु निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, तो स्मॉल के की जगह हम 1/K यूज करते हैं। स्मॉल के की जगह क्या यूज करते हैं बच्चों? 1/K यूज करते हैं। और ये फार्मूला F इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 1K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट बच्चों डाइन। तो ये पूरा का पूरा जितना मैंने अभी आपको समझाया, ये सारा का सारा टर्म आपको लिखना है कूलॉम्स लॉ के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर यहाँ 4 या 5 मार्क्स के आते हैं, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, और सबका सब निकल कर आता है बच्चों। जो समीकरण 3 लिखते हैं वहां जो नियतांक लगाते हैं के, क्यों? के का मान हमने आपको बताया किस पर निर्भर करता है? मात्रकों की पद्धति और माध्यम में। तो दोनों मात्रक की पद्धति में देखे, एसआई पद्धति में देखे, फिर सीजीएस में देखे। एसआई में हमने 2 कंडीशन से अप्लाई किया। फर्स्ट कंडीशन क्या? जब दोनों के बीच वायु या निर्वात हो तो के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन 0 को माध्यम नहीं, यहाँ मैंने रॉन्ग लिख दिया, इसको मैं अभी करेक्ट करता हूँ बच्चों। एप्सिलॉन 0 जो है उसे हम क्या बोलते हैं? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। किसकी विद्युतशीलता बोलेंगे? वायु या निर्वात की। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों वायु या
निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, K इजिकल टू 1/4πε0 मतलब 9 इंटू 10⁻9। तो ये हम लगा सकते हैं। फिर जब हमने माध्यम देखा तो एप्सिलॉन नॉट मतलब कुछ नहीं होता है, तो एप्सिलॉन लगाया, एप्सिलॉन को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है, तो ये लगाए, और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन 0 होती है, ये याद रखना आप, ठीक है। सीजीएस पद्धति में जब वायु या निर्वात था तो स्मॉल k की वैल्यू 1 आया बच्चों, जब अन्य माध्यम आया तो k इजिकल टू क्या आ गया, 1/k। ओके, याद रहेगा इतनी चीजें आपको, ये सारी की सारी चीजें आप याद रखना। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों यहां से। अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा आती है इसके बाद में, एकांक आवेश। फॉर्मूला क्या देखा आपने अभी, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलते हैं इस फॉर्मूले में यदि Q1 Q2 का परिमाण बराबर हो और सजाती हो, समान परिमाण हो गया, ठीक है, और जो R है बच्चों, R का मान कितना रखें, बोलता है 1 मीटर रखें, क्या रखें, 1 मीटर, ठीक है, और F जो बल लग रहा है ना वो कितना हो, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, देखिए F का मान मैं अगर यहाँ 9 इंटू 10⁻9 रख रहा हूँ इस फार्मूले में, 1/4πε भी क्या होता है बच्चों, 9 इंटू 10⁻9 होता है, और ये Q1 की जगह Q हो गया, Q2 की जगह भी क्या हो गया, Q, और बीच की दूरी कितना हो गया बच्चों, 1, तो 1 का स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इजिकल टू कितना आ रहा है बच्चों, 1, और Q इजिकल टू प्लस माइनस 1, Q इजिकल टू क्या आ रहा है बच्चों, प्लस माइनस 1। ये तो आवेश का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, ऐसा आवेश जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड एकांक होता है उसे एकांक आवेश कहते हैं। हम परिभाषा लिख सकते हैं, देखो यहीं से परिभाषा बनता है, दोनों आवेशों को क्या कर लिया हमने, बराबर कर लिया। तो क्या बोलेंगे, यदि समान परिमाण के, कैसे बच्चों, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक ही प्रकार का है, दोनों प्लस प्लस है, ठीक है, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश कहाँ है, ये ε0 मतलब वायु या निर्वात में, ठीक है, दो, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश कहाँ, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर, R इजिकल टू 1 मीटर रखें, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को कितने बल से, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी नोट करके रखना। एकांक आवेश 1 मार्क्स में आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्थिर वैद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखने बोले और साथ में ये क्वेश्चन आपको 8 करके मिल जाए, 4 और 1 5, अगर 5 मार्क्स में आ रहा है तो, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे एकांक आवेश तो मैंने बताया अभी कि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है बच्चों, एकांक आवेश। तो आवेश की परिभाषा को भी हम परिभाषित कर सकते हैं इसी की सहायता से। आवेश के मात्रक कूलाम की परिभाषा देखिए, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर समान परिमाण के सजातीय आवेश को कितने बल से, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। उसी प्रकार, ठीक है, सेम आप परिभाषित कर सकते हैं जैसे आप एकांक आवेश को परिभाषित करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब कूलाम के नियम का कौन सा रूप बोलता है, सदिश रूप, ठीक है, क्योंकि कूलाम का नियम में जो बल लग रहा है उसकी बल की क्या होती है बच्चों, दिशा होती है। तो अगर हमको उसका सदिश रूप लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा, इसको समझिएगा ना। अभी हमने देखा बच्चों कि 2 बिंदु आवेश थे, कितने बिंदु आवेश थे, 2 बिंदु आवेश थे, ये इस तरह से, ये क्या था, चार्ज Q1, ये क्या था बच्चों, Q2, बीच का जो डिस्टेंस था वो R था। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच का डिस्टेंस R12 ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं बच्चों, R12, ठीक है। ये इनके बीच बल लगा था F, और F की वैल्यू बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, तो इसको मैंने R12 ले लिया, तो R12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, R12 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो अदिश रूप में है। अगर हमको इसको सदिश में लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ वेक्टर F लगाएंगे, 1/4πε, ये तो वैसी का वैसी रहेगा, ये Q1 Q2, ये हो जाएगा बच्चों R12, क्योंकि ये परिमाण है, ये क्या चीज़ है बच्चों, परिमाण है। और दिशा बताने के लिए हमको मात्रक सदिश की जरूरत होती है, तो ये यूनिट वेक्टर
R12 यहाँ हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? यूनिट वेक्टर R12 यहाँ लगा देंगे। तो ये क्या बताएगा? उसका दिशा। इसकी दिशा कहाँ है? रेखा पर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कैसे है? अनुदिश है। जब तक हमको आवेश का मान मालूम नहीं चलता कि वो धनावेश है कि ऋणावेश, तब तक हम बल का मान अभी नहीं बता सकते। ठीक है, आगे के क्लासेस में देखेंगे कि कैसे हम बल की दिशा बताते हैं। केवल मैं आपको अभी सदिश रूप कैसे उसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ये आपको बता रहा हूं। ये होता है बच्चों वेक्टर फॉर्म। ओके, चलिए इसको इस तरह लिखिए। देखो क्या होता है एक्चुअल में जो हमारा सदिश होता है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, क्लास 11 का मैं यहां बता देता हूं बच्चों। सदिश होता है, सदिश वेक्टर ए। वेक्टर ए को कैसे लिखते हैं हम? मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर ए, किसी भी सदिश को। ये उसका परिमाण और ये उसकी दिशा। ठीक है, ये कहां से आता है? आपने पढ़ा है ना, ए कैप इकाई सदिश निकाला होगा। वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये हमारे पास होता है बच्चों। तो यहां से हमको सदिश को हमको हमेशा इस फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो यही चीज यहां भी आया। ये क्या हो गया बच्चों? मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया, और ये क्या हो गया? दिशा। ठीक है, ये जो है उसका परिमाण और ये हो गई बच्चों दिशा। इस तरह से हमको सदिश को लिखना है। ओके, चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों। कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कूलाम के नियम की सीमाएं कहां होती है। तो वही चीज है, कूलाम का नियम कहां लागू होता है यही हमको बताना है। तो यह नियम कहां लागू होता है? बोलता है केवल स्थिर जो बिंदु आवेश है या स्थिर आवेश है उन्हीं के लिए सत्य होता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। तो याद रखेंगे कूलाम का नियम केवल कहां लगता है बच्चों? स्थिर आवेशों में लगता है। दूसरा, यह नियम केवल बिंदु आवेशों, किसके लिए? बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज के लिए ही सत्य है। ठीक है, फिर बताता है यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता। 10 का घात 15 मीटर से भी कम दूरी होगी तो यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य है। बोलता है किसके लिए? अधिक दूरियों के लिए सत्य है। और एक लिमिट बता दिया है आपको, 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कूलाम के नियम की सीमाएं। ओके, चलिए इसके बाद है बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता या बोलते हैं परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो सेम चीज मैं फिर से लेकर चल रहा हूं। मेरे पास मान के चलते हैं कितने आवेश हैं? 2 आवेश। 2 आवेश Q1 और Q2। ठीक है, 2 आवेश हमारे पास में बच्चों Q1 और Q2 है। तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी कितनी है? बोलता है स्मॉल r है। बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। यहां पर देखना, ठीक है, 2 आवेश Q1 Q2 है, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। जब उनके बीच बोलता है माध्यम क्या हो? वायु या निर्वात हो। माध्यम क्या हो बच्चों? वायु या निर्वात हो। तो बल, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? F इजिकल टू, अभी हमने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बल क्या होता है बच्चों? F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में। फिर अगर हम यहां ले लें, यदि इनके मध्य के परावैद्युतांक का अन्य माध्यम हो, के परावैद्युतांक का अन्य माध्यम हो, तो के परावैद्युतांक का अन्य माध्यम हो तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसको F डैश ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? F डैश। अभी हमने बताया इस तरह से फार्मूला आता है, ये जब माध्यम वायु निर्वात हो, और दूसरा स्थिति जब कोई के परावैद्युतांक का माध्यम हो। अगर आप इन दोनों का क्या करें बच्चों? इन दोनों का, ठीक है, देखिए, या फिर एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले ना यहाँ पास में एक काम करता हूँ बच्चों, ये एप्सिलॉन 0 के की जगह में एप्सिलॉन लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? एप्सिलॉन। अलग अलग तरीके बताने के, ठीक है, ये एप्सिलॉन लिख लिया। के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है या कोई अन्य माध्यम है, ये के परावैद्युतांक की जगह में आप यहां लिख सकते थे बेटा कि कोई अन्य माध्यम हो, कोई अन्य माध्यम हो, कोई अन्य माध्यम।
कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर हम दोनों समीकरणों को, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, यहाँ समीकरण 1 भागित कहाँ से, समीकरण 2 से। तो 1 को 2 में अगर हम डिवाइड कराएं, ये दोनों बलों का क्या आ जाता है, अनुपात, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से F/F' इज इक्वल टू ε/ε0। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर हमको लिखना होगा तो हम कुछ ऐसे इसको लिख सकते हैं बच्चों। क्या आ रहा है हमारे पास, ε/ε0। एप्सिलॉन क्या था, ये था माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या चीज है बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता। और ε0 ये क्या चीज है, वायु या किसकी बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ओके, ये इन दोनों का अनुपात। तो यही जो अनुपात आता है ना, ε/ε0, इसे हम के बोलते हैं। के क्या होता है बच्चों, परावैद्युतांक। के क्या होता है, परावैद्युतांक, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और यही से हमको देखो क्या मिला, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 के, जो मैंने वहां पुट किया था। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों, ε0 के। तो आप बोल सकते हैं, अगर आपको आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये और याद रखना, ε/ε0 इज इक्वल टू εr। तो यहां से आप किसको किसको परिभाषित कर सकते हैं, ये क्या होता है बच्चों, ये εr जो है वो हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे क्या बोलेंगे हम, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहेंगे। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, परावैद्युतांक को भी परिभाषित कर सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता को। परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लिखना कि यदि कि कोई दो आवेश कहाँ स्थित हैं, Q1 Q2 r डिस्टेंस पर स्थित हैं, तो किसकी, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या इनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ओके, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको यहाँ देखिए बहुत सारे अलग अलग चीजों के परावैद्युतांक याद करना होता है, बहुत सारे वैल्यूज हैं, मगर उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो मैं आपको नोट करा रहा हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, बोलते हैं कि धातुओं का परावैद्युतांक। किसका बच्चों, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक वो कैसा होता है, बोलते हैं अनंत होता है। कैसा होता है वो, अनंत होता है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना कि धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। ठीक है, और कुछ और पदार्थ हैं जिनके परावैद्युतांक आपको याद रखने चाहिए, जैसे एबोनाइट है, एबोनाइट का 2.8 होता है, कांच का 5.1, एम्बर का होता है 2.8, अभ्रक का 5.9, मोम का बच्चों 2.15, वायु का बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1.0, मिट्टी का तेल केरोसिन 2.0, पानी का 81.0। ये कुछ मान आप याद रखना, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातुओं का परावैद्युतांक कैसा होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में मैंने ये कुछ चीजें आपको बताई। कूलाम का नियम है, एकांक आवेश है, आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक है, और ये परावैद्युतांक की वैल्यूज, इतनी चीजें आप याद रखना। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताएंगे आप कमेंट में कैसा लगा आज का क्लास आपको। ठीक है, फिर से मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, राधे राधे। फिर से मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक